हम हमेशा ट्राई करते हैं कि यार जो पढ़कर एक हफ्ता जो पढ़कर आए हैं वही क्वेश्चन आ जाए। नए क्वेश्चन देखते हैं तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या लेवल है, ये क्या, हाँ क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या ऐसा डेटा आना चाहिए था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आना चाहिए था। और आई थिंक जितना आप ऑन ग्राउंड एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, आपके पेपर 1 से लेके 4 तक की आपकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी क्या रही है, आप पेपर वाइज बताएं। या तो आप इसको मिथ मानती हो या फिर ये सच है। लोग कहते हैं कि इन सिविल सर्विस के एग्जाम में ज्यादातर उन एस्पिरेंट का होता है, उन स्टूडेंट का होता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, या फिर ऑलरेडी उनके मम्मी पापा या कोई कजन भाई वगैरह ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबको पता है यूपी पीसीएस 2023 रिजल्ट आउट हो चुका है। मेरे साथ हैं स्मृति मैम, जिनकी फर्स्ट रैंक लगी है डीएसपी कैटेगरी में। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही, साथ ही वो क्या मैसेज देने वाली है उन एस्पिरेंट को जो अभी यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं। मैम कांग्रेचुलेशन आपको। पहले तो क्या फीलिंग है आपकी? थैंक यू सो मच सर जी। बहुत अच्छा लग रहा है, सबके विशेस आ रहे हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आ रही है। जी। तो आई थिंक आप सभी का सपोर्ट था, आप सभी की ब्लेसिंग्स थी कि आज आई थिंक आई कुड अचीव दिस। मैम थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आप का मीडियम, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से क्या रहा है? सर मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन करा था। उसके बाद आई वेंट फॉर माय मास्टर्स व्हिच आई डिड फ्रॉम सोशियोलॉजी। ओके। And sir, speaking of the medium, I had English as my medium, and I've been trying towards government service exams, which includes both UPSC as well as UPPCS. ठीक है, आपका अटेम्प्ट कौन सा था यूपी पीसीएस में? सर आई थिंक थर्ड था, बिकॉज एक मैंने बीच में दिया था, आई थिंक वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, इट वाज क्लैशिंग विद यूपीएससी। मतलब वो जो टेस्ट ट्रायल वाला होता है पहला। हाँ जी। तो आई थिंक क्योंकि मेरे को वो याद भी नहीं आ रहा, बट आई गेस मैंने दिया था बीच में एक मेंस में दे चुकी थी एक पहले, और अभी ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा इंटरव्यू आया था। ओके, और ये मुझे लगता है ये सीरियस वाला रहा होगा आपका इस बार का। और पहला तो टेस्ट ट्रायल ही होता है मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग। हाँ जी सर। इससे पहले मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक साल में मेरे 3 मेंस थे, और मतलब बैक टू बैक प्रीलिम्स, बैक टू बैक मेंस, हर एक महीने बाद कोई नया एग्जाम आ रहा था, तो प्री देना था या मेंस देना था। तो आई थिंक उन तीनों पे ही अच्छी तरह फोकस नहीं हो पाया था। और इस साल मैं होल हार्टेडली मैंने यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर करा है। आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी अदर एग्जामिनेशन। आई वाज मेनली फोकसिंग ऑन यूपीपीसीएस एग्जाम। I think that is the reason that I was successful. पहला कौन रिजल्ट देखा आपका और मोमेंट क्या रहा है? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही, आई वाज बाइंग वेजिटेबल्स विद हर। तो मेरे पास फोन आया, मेरे एक एसटीएम फ्रेंड हैं, उनका फोन आया कि स्मृति आपका हो गया है, या तो डिप्टी जेलर है या फिर डिप्टी एसपी है, एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ। फिर उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं बाहर थी एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो देन माय फ्रेंड Navika was there. She hugged me tightly, and we were like hugging each other and a little bit crying also. तो सब देख रहे थे आसपास क्या चल रहा है, क्या हुआ है। तो it was a very special moment, and after that I called my parents. अच्छा, किसको कॉल किया? मम्मी पापा को? किसको पहले कौन उठाया था फोन? पापा को उठाया था, वीडियो कॉल करा था। हाँ, बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहा था, बिकॉज आई गेस ये स्ट्रगल सिर्फ मेरा नहीं था, उनका भी था, डेफिनेटली उनका था। एंड दे वांटेड टू हियर दिस रिजल्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और मतलब बहुत एक्सट्रीम खुशी थी उन्हें। ओके, उन चीजों को थोड़ा आप रिवील करें जब आप इस तैयारी को स्टार्ट करती हैं यूपी पीसीएस की, तो वो मोमेंट क्या रहा? कब आपने स्विच किया अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ? वो क्या मोमेंट रहा है? सर मेनली आई थिंक इट वाज अबाउट 4-5 years बैक। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, but UPPCS at the same time was also very competitive. It was according to UPSC standard, according to UPSC pattern. So I thought that, and also because it is one of the biggest state that we have in India, 75 district है, तो काम करने का इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और I believe कि मैं ऑन फील्ड पर्सन हूँ, फील्ड पे काम करना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए आई थिंक बहुत अच्छा मौका था कि यूपीएससी यूपीपीसीएस मिले, दोनों ही इक्वल था। किसी में भी मैं अगर सिलेक्शन मिले तो आई वुड हैव बीन इक्वली हैप्पी। ओके मैम, क्या लगता है आप अभी खुश हो डीएसपी रैंक के साथ, या अभी अगला प्रोग्राम है एचडीएम बनने का, इम्प्रूव करने का? कितनी खुशी है? सर बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। आई थिंक मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज सेंड कर रही हूँ
स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियों को a lot of time they are underestimate that they can't do this, they can't get into the police service, they are looked down upon। और बहुत सारे स्टेट्स में अगर देखा जाए तो वुमेन सिक्योरिटी से भी रिलेटेड काफी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि वुमेन सेफ्टी पर मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखूं। और आई थिंक इससे अच्छी मुझे पोजीशन मिल नहीं सकती अगर मैं इस चीज को मैं टारगेट करना चाहती हूँ। तो आई थिंक एक रोल मॉडल बनने का भी एक मौका मिलेगा। नो डाउट। हाँ जी सर। तो अभी 12th फेल भी आई, मेरे लिए भी वो बहुत मोटिवेशनल थी। आईटीएस वाली। हाँ जी सर। तो आई थिंक जो मौका, जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मे बी जिस फील्ड में मैं काम करना चाहती हूँ एससीएम से इधर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे। ओके, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है, कोई सिविल सर्विस की तरफ गया है या फिर फर्स्ट हो आप जो इधर जा रहे हो? सर मेरा जो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो गवर्नमेंट सर्विस में ही रहा है। Okay. मेरे ग्रैंडफादर मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, 1962 वॉर में थे, इंडो चाइना वॉर में। Okay. मेरे फादर पैरामिलिट्री में हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। मेरे चाचा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनकी 36 रैंक आई थी एंड करेंटली ही इज जॉइंट सेक्रेटरी 36 रैंक यूपीएससी में ही इज एन आईएफएस ऑफिसर। ओके। और अभी प्रेजेंटली वो जॉइंट सेक्रेटरी है एंड ही इज हेडिंग पाई डिवीजन। सो ही वाज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी, वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। आई थिंक ऑल माय फैमिली मेंबर्स, बिकॉज हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब we have lifted up from a very economically low category and I think we all have worked very hard. ओके, एक इस मिथ, या तो आप इसको मिथ मानती हो या फिर ये सच है। लोग कहते हैं कि इन सिविल सर्विस के एग्जाम में ज्यादातर उन एस्पिरेंट का होता है, उन स्टूडेंट का होता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, या फिर ऑलरेडी उनके मम्मी पापा या कोई कजन भाई वगैरह ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो उनका ही उन पे असर होता है ज्यादा और वही लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है आपको? सर आई थिंक दोनों फैक्टर्स हैं। अगर आपकी फैमिली में से ऑलरेडी कोई है तो वो आपके लिए रोल मॉडल एक्ट करता है। जैसे कि अगर मेरे चाचा ऑलरेडी सर्विस में है, ही हैज प्रूव हिमसेल्फ दैट एनीबडी फ्रॉम एनी एकेडमिक बैकग्राउंड कैन क्लियर दिस एग्जाम एंड ही यूज्ड टू टेल मी दिस ऑल द टाइम कि अगर मैं कर सकता हूँ तो यार तू तो बहुत इजीली कर सकती है। Okay. तो आई थिंक अगर फैमिली में कोई मेंबर है तो वो एक पुश फैक्टर रहता है। बट अगर आपकी फैमिली में कोई है नहीं और आप थोड़े हार्डशिप से भी जा रहे हो तो आपको हार्डशिप भी मोटिवेट करते हैं कि मुझे और मेहनत करनी है, आई वांट टू लिफ्ट अप फ्रॉम दिस हार्डशिप। हाँ, और मैं हो सकते मैं पहला बन जाऊं तो हम लोग की जनरेशन सुधर जाए, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन आता है। हाँ जी, आई थिंक सिर्फ जनरेशन नहीं सुधरती, पूरा अगर आपका गांव है, पूरा जिला है, पूरा चेंज हो जाता है। हाँ जी, तो आई थिंक वो उनके लिए भी, बच्चों के लिए जो वहाँ पर होते हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं। आप अगर स्कूल में अपने कोई स्कूल विजिट करने जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा मोटिवेशन बनते हैं। तो आई थिंक सिर्फ जनरेशन ही नहीं जी, आसपास की पूरी सोसाइटी आपको एक रोल मॉडल मानती है और आप जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, आपके पेपर 1 से लेके 4 तक की आपकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी क्या रही है? आप पेपर वाइज बताएं। पेपर 1 जिसमें हमारा सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो काफी स्टैटिक पोर्शन है सबके लिए। वैसे मैं बताऊं तो पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। उसके लिए पीवाईक्यू स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू से भी रिपीट होते हैं और आप पीवाईक्यू ले, सिलेबस ले और 2-2, 3-3 पेजेस के आप नोट्स बनाएं। और नोट्स भी आप ऐसे बनाएं कि आप ये समझे कि आपके कॉम्पिटिटर से अच्छे आपके नोट्स हों। तो उसमें अगर आप डेटा दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं और रिपोर्ट्स अगर डाल सकते हैं तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लेनली हमें आंसर्स नहीं लिखना। थोड़ा सा मैम एक मिनट मैम, जो अभी आप बोल रहे हैं कि अपने कॉम्पिटिटर से आपको अच्छा अपने नोट्स बनाना है, और ये जो आपने बताया कि डाटा वगैरह फैक्ट डालने होते हैं, इनके सोर्स भी आप साथ में बताते चले कि आपने क्या क्या किया था, कहाँ से ऐड किया था चीजें। सर मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं तो मुझे कुछ हैंडी चाहिए था जिसमें मैं कुछ भी मेरे को डेटा मिले तो मैं लिख लूं। तो आई थिंक मैंने फोन का सहारा लिया था। फोन में एक नोटबुक बनाई थी जिसमें ऊपर डेटा हेडिंग डाली थी मैंने। तो अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, कोई किताब, अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रही हूँ, कुछ भी पढ़ रही हूँ, और न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ भी नया डेटा आता है तो मैं जल्दी से उसमें शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड्स में मैं लिख लेती थी इसका ये डेटा है। और एग्जाम से कुछ दिन पहले काफी बार मैं रिवाइज करके चली गई। और अगर मैं आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ, मैं इंश्योर करती थी कि वो डेटा भी है तो मैं आंसर में कॉन्शियसली डाल रही हूँ। वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट तो हम सब बना लेते हैं कि
क्या डेटा है, हाँ। ये डेटा है, कहाँ पे वो data प्लेस है। करना है, कैसे करना है, वो मैंडेटरी वो जानना प्रैक्टिस जरूरी। करना बहुत जरूरी है। हम्म। आई थिंक आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पे। पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पेपर सेकंड अगर देखा जाए बहुत स्कोरिंग है। हम्म। क्वेश्चंस थीम्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं। आई थिंक 50 to 60% थीम्स रिपीट होते हैं। ओके। तो उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी रहती है। हम्म। जितने आप अच्छे नोट्स बनाओगे, जितना आप अपने नोट्स पे काम करोगे, उतना ही अच्छा आप पेपर लिख पाओगे। ओके, क्या मैं इस चीज को इस तरीके से समराइज कर सकता हूँ कि जो आपके नोट्स हैं, आपके स्टैंडर्ड बुक्स, जो आपकी एनसीईआरटी है, मंथली मैगजीन्स है, विकिपीडिया या जो भी जिसका भी सहारा लेके आप उसको कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाते चले, और इस चीज को आपने कैसे एग्जाम हॉल में प्लेस किया, जो आपने नोट्स बनाए थे उसको कैसे स्मार्टली वहां पे प्लेस किया, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम हॉल में, या आपने जो प्लेस करना चाह रही हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप क्या कर रही थी, कैसे आपने प्रैक्टिस किया था? सर मॉक टेस्ट ये थे बहुत सारे, हम्म। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। मैंने टॉपर्स की भी कॉपीज देखी थी हम्म। कि वो कैसे प्लेस कर रहे हैं। तो जितना मैं प्रैक्टिस करके गई कि यार ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आई थिंक जब पेपर इवैल्यूएट होकर भी आता है तो आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा हर कॉपी पे काम नहीं करते हैं। हाँ। तो आपको खुद ही करना होता है, और आई थिंक उनके कमेंट्स को भी दिल पर लगाना नहीं चाहिए। अपना एनालिसिस बनाओ, अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस बनाओ कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या ऐसा डेटा आना चाहिए था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आना चाहिए था। और आई थिंक जितना आप ऑन ग्राउंड एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जितना आप करंट से रिलेट कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे हेसिटेट मत कीजिए कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल जाएगा या नहीं जाएगा। आप लिख दो, ओके, डेफिनेटली लिख दो। कुछ ना लिखने से अच्छा है कि हम लिख कुछ दो। लिख कर आ रहे हैं, बिकॉज हम न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ते हैं, अवेयर रहते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, पर हम उसे डाल नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं लैक होता है। अगर इधर अगर अर्थक्वेक आया है, अभी जापान में अर्थक्वेक आया है, तो डेफिनेटली हमें वो डालना है। हम कोई पुराना अर्थक्वेक सोचकर वो डालने की कोशिश करें नहीं, अभी पास में हम सबको पता है ये बात। जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप अगर सुन रहे हो, अपने फ्रेंड्स से भी आप अगर बात कर रहे हो, वो भी कुछ बता रहे हैं, तो नेक्स्ट डे जाकर किसी तरह वो पेपर में डालना सीखे। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको एक अच्छी वैल्यू मिल पाए। तो साथ में आप लाइक करते चलिएगा और कमेंट करते चलिएगा मैम को, विशेष के लिए भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले कैंडिडेट से भी पूछ पाऊँ। तो मैम थोड़े मॉक टेस्ट के ऊपर आते हैं कि जो लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके एनालिसिस करते हैं, तुरंत आज लगाया, कुछ एनालिसिस किया, छोड़ दिया, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद, कैसे एनालिसिस किया जाता है? जो 3 ऑप्शन आपके गलत होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, या फिर आपने उसको 360 अगेन देखा था जो गलत ऑप्शन थे? सर मैंने आपसे बात करी थी जब हम पहले मिले थे, रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ हाँ। तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ही आपके एमसीक्यूज होते हैं। वो मैं मानती हूँ कि एमसीक्यूज जो आप अटेम्प्ट करते हो वो एक गोल्ड माइन की तरह है। आपको अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, आपको यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के पैटर्न के बारे में इतना सब कुछ बस एक पेपर से पता लग पाता है कि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं पेपर को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करती थी। मैं अपना, अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, मैं अपना माइंडसेट देखती थी कि मैं उस टाइम सोच क्या रही थी कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्या मैं अलर्ट नहीं थी, मेरा ध्यान इधर उधर था, या मेरे मेमोरी में इश्यू है कि मैंने चीजें ढंग से रिवाइज नहीं करी इसीलिए गलत हुआ है। मैं डेफिनेटली हर एक पेपर लेकर साइड में एक A4 साइज शीट लिखती थी और उसमें लिखती थी यार क्यों गलती हुई और क्या गलती हुई। मैं उसके भी अलग से नोट्स बना कर रखती थी, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले, प्रीलिम्स देने से पहले एक बार डेफिनेटली अपनी गलतियां रिवाइज करती थी। तो मैंने गलतियों से बहुत सीखा है। ओके, कितना लगता है आपको कि मॉक टेस्ट देना चाहिए मैंडेटरी, की इतना ही दोगे तभी पास होगे, ऐसा भी लगता है आपको? सर आई थिंक बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए, जितने पॉसिबल हो आपसे। ओके, एक ही कोचिंग के या 2-3 के देखने चाहिए? अलग अलग कोचिंग से। क्यों? क्योंकि एक कोचिंग का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आप समझने लग जाते हो। मेरा मानना है हमेशा, जैसे कि हमने उस दिन भी बात करी थी, बिल्कुल बिल्कुल कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप को टेस्ट करना है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि यार जो पढ़कर एक हफ्ता जो पढ़कर आए हैं वही क्वेश्चन आ जाए। नए क्वेश्चन देखते हैं तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, कि क्या लेवल है, ये क्या, हाँ, कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और एग्जाम में, एग्जाम होता ही है हमें अनकंफर्टेबल करने के लिए। तो सर मेरा मानना है कि अपने आप को पहले से मॉक टेस्ट में ही अपने आप को आप अनकंफर्टेबल कर लो,
ताकि हुए वहाँ चले, ना रहो। ताकि आप यूज टू हो जाए कि अपने आप को कैसे स्टेबल रखने अगर हाँ। अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी आती है। हाँ हाँ मैम, जो 2 पेपर आए थे डरावने सबसे कि पेपर 5 और 6 क्या वही हो सकता है रैंक डिसाइड करेगा, लगता है कि रोल रहा है उसका, और आपने बेस्ट आंसर लिखा था इनका 5 और 6 का, और लिखा भी था, तो सोर्स क्या रहा है? डेफिनेटली अगर एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट था पहले, तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करके कोई पेपर आए हैं और वो भी यूपी के लिए, तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट थे। और सर मैं भी पहले थोड़ी सी डरी हुई थी कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई पीवाईक्यू हमारे पास था नहीं था। तो ओवरऑल ही सब कुछ ही तैयार करके जाना था जी। जितना भी हो सके। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा 5 और 6 पर ज्यादा ध्यान था, 1, 2, 3, 4 पर भी था, बट मुझे ऐसा लग रहा था ये डिसाइडिंग पेपर बिल्कुल। हो सकते हैं। तो क्या सोर्स रहे उनके? सर सोर्सेज मेरे ऑनलाइन ज्यादातर रहे हैं, कोई भी जिसके सिलेबस था मैं सिलेबस को उठाती थी और एक्सटेंसिवली मैं गूगल सर्च करती थी। मैं रिपोर्ट्स, यूपी की वेबसाइट्स पर जाकर, यूपी के जो डिफरेंट यूपी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट्स पर जाकर मैं खुद से अपने नोट्स बनाती थी। यूट्यूब की मैंने बहुत हेल्प ली। यूट्यूब पर अगर यूपी के कुछ करंट अफेयर्स हैं वो डेफिनेटली ऐड करा। कुछ चैनल सजेस्ट करेंगी साथ साथ में, याद हो अगर तो? मैं एग्जैक्टली उनका नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं ऊपर सर्च करती थी, ठीक है, जो भी आता था मैं देखते हुए नोट्स बनाती। ओके, मतलब वो हेल्प किया था यूट्यूब आपको? डेफिनेटली यूट्यूब ने काफी हेल्प करी है। जो लड़की आपको गांव से देख रही है, जो बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं कर पा रही है कंटेंट को, या फिर अच्छे शहर में आके नहीं पढ़ पा रही है, अफोर्ड कुछ पैसे नहीं कर पा रही कोचिंग के लिए, क्या मैसेज है? बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस क्लियर किया जा सकता है? डेफिनेटली सर। क्या रोड मैप हो सकता है? सर अगर मैं अपना बताऊं, मैंने भी ऐसी कोई कोचिंग अभी इस साल नहीं ली थी, पहले कोचिंग ली थी। तो अभी सोर्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, यूट्यूब पर एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यूट्यूब पर सिखाया ना जाए, यूट्यूब पर नहीं मिल सकता। तो यूट्यूब का आप जितनी हेल्प ले सके, ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन चैनल है जो आपको फ्री मटेरियल दे रहे हैं। आपको बस जो परसिवरेंस की मैंने बात करी थी, हार्डवर्क करना है, आंसर राइटिंग करनी है, पढ़ना है, बहुत ही डेडिकेशन, शिद्दत दिखानी है जो भी आप कर रहे हैं। 2024 अभी लास्ट कुछ टाइम रह गए उनको प्री के लिए, उनके लिए मैसेज क्या है मैम कि कैसे अब चीजों को आगे लेके चले? क्या छोड़ देना चाहिए मेंस वाली चीजें, या फिर करंट अफेयर 1 महीना पहले छोड़ देना है? टेस्ट कितने लगाने हैं, लगाने भी तो किस तरीके से लगाने हैं? क्या डिजाइन हो सकता है इन दिनों का प्री के लिए? सर अभी मार्च में है प्रीलिम्स। मेरे ख्याल से रिवीजन साइकिल जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है। करंट अफेयर्स एक पर्टिकुलर बुकलेट आती है करंट अफेयर्स के लिए, आप उसे जितनी बार रिवाइज कर सकें, रिवीजन करते हुए नोट्स बना लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा करें कि आप जो एक बार पढ़ रहे हो ना वो डेफिनेटली आपको याद रह जाए। भूलने का मतलब कहीं कसर नहीं छोड़ने की, कुछ हम भूल जाएं, तो जितनी बार आप रिवाइज कर सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट डेफिनेटली, जो पीवाईक्यू है, मतलब ये तो कंपलसरी है कि आपको पीवाईक्यूज करके ही जाने हैं जितने भी है, और पीवाईक्यू सिर्फ पढ़कर भी नहीं जाने, याद करके भी जाने हैं। लास्ट मन की बात क्या है एक डीएसपी की, क्या कहना चाह रही हूँ उन एस्पिरेंट के लिए जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, चाहती हैं? क्या मैसेज है, मन की बात क्या है तैयारी को लेके? मन की बात यही है कि आप जो भी कर रहे हो, या तो आप 100% दो या आप कुछ मत दो। अपना जो फोकस है उसी पर रखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। जो वो पैशन चाहिए होता है, जैसे कि जब अगर हमें क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, हम मतलब 6-6, 7-7 घंटे भी क्रिकेट खेल सकते हैं, वो पैशन के साथ खेल सकते हैं, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो पढ़ाई को भी आपको एक तो अपना पैशन भी बनाना है और फन भी बनाना है। पढ़ाई को भी आपको उतनी ही खुशी से, उतनी ही मजे से करना है जितना आप मे बी आप अपनी हॉबी कर रहे, हॉबीज। ओके, विश ऑल द बेस्ट मैम। अगले अगर अटेम्प्ट दे आप तो एक और अच्छी रैंक आपकी लगे, उम्मीद करूंगा। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी आप कमेंट करें, साथ ही कोई अगर डाउट हो वो भी कमेंट करें ताकि मैं अगले कैंडिडेट से पूछ पाऊं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब ये कड़ी टॉपर्स की ही आने वाली है, कंटिन्यू मैं अब टॉपर के स्ट्रेटजी और उनकी गाइडेंस की चीजें आप तक लाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।